जासूस या जासूसी शब्द हमेशा से लोगों को आकर्षित करता रहा है। ये शब्द ऐसा तिलिस्म पैदा करता है जिसे सुनकर कोई भी अपने ख्वाबों और ख्यालों में न जाने किस किस तरह के ताने बाने तक बुन लेता है। और अगर यही किस्सा किसी महिला से जुड़ा हुआ हो तो ये और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। क्राइम की कहानी में आज एक ऐसी महिला की कहानी है जो किसी न किसी शक्ल में प्रेरणा भी देती है। उस महिला की ज़िंदगी की शुरुआत अपने आप में एक हैरत अंगेज़ है, लेकिन उस कहानी का अंत बेहद चौंकाने वाला है और अफसोसनाक भी। मगर ये कहानी बहुत सीख भी देती है, जिससे ये भी पता चलता है कि ज़िंदगी बस जीने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान का जीवन किसी मिशन का नाम है जो न जाने कितने अनजान रास्तों से होता हुआ रोमांच के एवरेस्ट तक जा पहुंचता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि मिशन कैसा भी हो, कितनी ही मुश्किलें पेश आए, लेकिन अगर समझौता नहीं करते तो आने वाली पीढ़ी आपको इज्जत के साथ आपको याद करती है। ये कहानी उस महिला की है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मिशन के लिए कुर्बान कर दी थी और एक गुमनामी मौत ने कैसे उसे वक्त के साथ पूरी तरह भुला दिया। सबसे हैरत अंगेज़ पहलू यही है कि इस महिला ने अपने काम को एक मिशन की तरह पूरा तो किया, लेकिन कभी सरकार या सिस्टम से कभी कुछ नहीं मांगा। अलबत्ता जब भी कभी सरकार की तरफ से कुछ उसको देने की भी कोशिश हुई तो उसने ये कहकर ठुकरा दिया कि उसे भीख नहीं चाहिए, क्योंकि उसने जो भी कुछ किया उसे अपना फ़र्ज समझकर किया और न तो कभी पैसे या पद की लालच की खातिर उस मिशन को अपनाया। ये कहानी आज़ाद हिंदुस्तान की पहली महिला जासूस की है, नीरा आर्या। यही नाम था उस महिला जासूस का जिसे हिंदुस्तान के खुफिया महकमे में नीरा नागिनी के नाम से भी पहचाना जाता था। उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में पैदा हुई थी नीरा आर्या। ये साल था 1902 का। एक अच्छे खासे खाते पीते परिवार में पैदा हुई आर्या की शुरुआत से ही खतरों से खेलने का शौक़ था। उनके पिता सेठ छज्जूमल का बागपत के इलाके के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बड़ा नाम था। सेठ छज्जूमल का कारोबार देश भर में फैला हुआ था, इसलिए नीरा को बचपन से ही देश के कई हिस्सों में जाने और हर तरह के लोगों के साथ मेल जोल करने का मौका भी मिला। उस वक्त सेठ छज्जूमल का ज़्यादातर कारोबार उस वक्त की कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में था। ये वही दौर था जब मुल्क में अंग्रेज़ की हुकूमत थी और सेठ छज्जूमल ज़्यादातर कारोबार के सिलसिले में अंग्रेज़ों के साथ ही उठना बैठना होता था। मगर इसके ठीक उलट सेठ छज्जूमल के परिवार के दोनों बच्चे यानी नीरा आर्या और उनका भाई शुरू से ही इस बात के कायल थे, ये देश हमारा है और अंग्रेज़ क्यों इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। बहरहाल नीरा आर्या ने अपने परिवार के साथ कोलकाता गई और काफ़ी वक्त उन्होंने वहीं बिताया। उनकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर कोलकाता में ही हुई। पढ़ते पढ़ते नीरा उस वक्त के बदलते भारत और भारत की आज़ादी के परवानों के बारे में भी अखबारों और पत्रिकाओं में पढ़ने लगी, तो उसके दिल की वो भावना और बलवती होती चली गई कि आखिर ये अंग्रेज़ उसके मुल्क पे राज क्यों कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही नीरा ने कोलकाता में ही सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना, क्योंकि नेताजी का नाम आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले आज़ादी के परवानों की फहरिस्त में काफ़ी इज्जत से लिया जाता था। लिहाजा उसका बहुत असर नीरा पर भी पड़ा। नेताजी के अलावा नीरा ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ और भी कई स्वतंत्रता सेनाओं के बारे में पढ़ा। सुभाष चंद्र बोस के विचारों से नीरा आर्या बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। वो भी इसी विचारधारा को सही मानती थी कि बिना लड़ाई लड़े देश को आज़ादी नहीं मिल सकती। हालांकि गांधी जी की विचारधारा इससे काफ़ी अलग थी। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया और नीरा आर्या भी इसी आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए उतावली हो गई। और इसी सिलसिले में नीरा आर्या ने सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की और अपनी विचारधाराओं के बारे में उनको बताया। सुभाष चंद्र बोस उस सयानी हो चुकी नीरा आर्या की सोच और समझ के कायल हो गए। इधर नीरा आर्या सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए इरादा लेकर उसी तैयारी में लग गई थी। उधर उनके पिता सेठ छज्जूमल ने अंग्रेज़ों की पुलिस के एक सीआईडी अफसर के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया। उस सीआईडी अफसर का नाम था श्रीकांत जय रंजन दास।
नीरा आर्या के सामने अब गजब की दुविधा थी। वो अंग्रेज हुकूमत को नापसंद करती थी, लेकिन उनके जीवन की एक डोर अंग्रेजों के ही मुलाजिम एक पुलिस अफसर के साथ होने जा रहा था। यानी एक ऐसा अफसर जो अंग्रेज़ों के लिए उन लोगों की खुफियागिरी करे जो देश की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ काम कर रहे हैं। चूँकि नीरा ने अपने पिता का ज़्यादा विरोध नहीं कर सकी और सेठ छज्जूमल ने भी अपनी बेटी का भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी समझ के हिसाब से एक अच्छा पढ़ा लिखा रसूखदार परिवार को देखते हुए श्रीकांत जयरंजन दास के साथ नीरा का ब्याह कर दिया। शादी के बाद नीरा अपनी ससुराल चली गई और अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई, मगर उन्होंने न तो अपनी कभी विचारधारा बदली और न ही उस वक्त की तमाम आज़ादी के परवानों से जुड़ी खबरों के प्रति उनकी रुचि को छोड़ी। वो घर के साथ साथ ऐसे कार्यक्रमों में भी हिस्सा बनती रही जो कहीं न कहीं भारत के स्वतंत्रता सेनाओं के लिए किए जा रहे थे। नीरा के सामाजिक गतिविधियों की वजह से उनके पति श्रीकांत जयरंजन दास को शक तो हुआ, पर उनकी पत्नी की स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कोई ना कोई संपर्क भी ज़रूर है। इसी बीच नीरा आर्या घरवालों की मर्जी के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो जाती है। सबसे दिलचस्प यही है कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में एक जासूसी का भी विंग था और इसी विंग की कमान संभाल रहे पवित्र मोहन रॉय की ही जिम्मेदारी थी कि फौज में जासूसों की भर्ती से लेकर उन्हें ट्रेनिंग दिलाने तक और फिर उनसे जासूसी करवाना। असल में पवित्र मोहन रॉय ने यह महसूस किया था कि उस वक्त अंग्रेजों अफसरों को अपने घरों और दफ्तरों में काम करने के लिए महिलाओं की ज़रूरत महसूस होती थी। लिहाजा पवित्र मोहन रॉय ने यह आइडिया निकाला कि क्यों न अंग्रेज अफसरों की हरकतों पर नज़र रखने के लिए ऐसी औरतों को भर्ती करके अपने जासूसी महकमे में कर लिया जाए जिन्हें घरेलू नौकर बना के अंग्रेज अफसरों के घरों में भेजा जा सके और उनकी खुफिया खबरों की हासिल किया जा सके। तो पवित्र मोहन रॉय ने अपने महकमे में शामिल कई महिला जासूस को अंग्रेज अफसरों के घरों में काम करने वाली घरेलू नौकरानी बनाकर तैनात कर दिया। ये महिला जासूस दिखने में घरेलू नौकर होती थी, लेकिन असल में होती थी पवित्र मोहन रॉय के महकमे की जासूस, जो न सिर्फ अच्छी अंग्रेज़ी समझ सकती थी बल्कि कोडवर्ड में भी की गई कई बातों का मतलब भी निकालने में माहिर थी। अब देखने में घरेलू नौकरानी अंग्रेज अफसर के घरों में काम करती थी और उनकी बातें भी सुनती थी और उन बातों को इकट्ठा कर पवित्र मोहन रॉय के एजेंटों तक पहुंचा भी देती थी। नीरा आर्या जब आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई तब पवित्र मोहन रॉय ने उन्हें भी इस मिशन का हिस्सा बना दिया। अपनी जासूसी के दिनों में नीरा आर्या ने अंग्रेज अफसरों के कई बड़े बड़े ऑपरेशन की जानकारी अपने महकमे तक पहुंचाई, जिससे कई मौक़ों पर कई क्रांतिकारियों की जान को बचाया जा सका। नीरा आर्या को काम से न सिर्फ पवित्र मोहन रॉय बल्कि खुद सुभाष चंद्र बोस भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने नीरा आर्या को देश की पहली महिला जासूस का खिताब भी दिया। उधर नीरा आर्या पर शक की वजह से उनके पति श्रीकांत जयरंजन दास ने पुलिस महकमे की बजाय खुद अपनी पत्नी की सीआईडी गिरी करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में श्रीकांत जयरंजन दास को यह पता चल गया था कि नीरा आर्या आज़ाद हिंद फौज बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीब है। इसी बीच अपनी पत्नी को पीछा करते हुए श्रीकांत जयरंजन दास उस ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां सुभाष चंद्र बोस अपने साथियों के साथ अक्सर गुप्त बैठकें किया करते थे। नेताजी के सामने देखकर सीआईडी अफसर श्रीकांत जयरंजन दास ने निशाना साधा और गोली चला दी। इत्तेफाक से गोली नेताजी को तो नहीं लगी, अपने हीरो पर गोली चलती देख नीरा आर्या बीच में कूद पड़ी। वो एक ट्रेंड जासूस भी थी और लिहाजा हथियार चलाने और हथियारों से बचना भी उन्हें अच्छी तरह से आता था। नीरा को बीच में आता देख श्रीकांत जयरंजन दास को ये गुमान हो गया कि नीरा चूंकि उसकी पत्नी है लिहाजा वो उनके और सुभाष चंद्र बोस के बीच में नहीं आएगी। इसी गुमान ने श्रीकांत को दोबारा निशाना नेताजी की तरफ साधता है, लेकिन इससे पहले श्रीकांत गोली चला पाता, नीरा आर्या ने अपने पास छुपा कर रखे खंजर से अपने ही पति का कत्ल कर दिया। वो खंजर सीधा श्रीकांत के पेट में उतार दिया।
नेताजी ये सब देखकर बड़े हैरान रह गए, क्योंकि उस जमाने में ऐसा समर्पण ना तो देखने को मिलता था और न ही किससे सुनने को। मगर नीरा ने अपने हीरो को बचाने के लिए अपने ही हाथों से अपना सुहाग उजाड़ दिया। जब नीरा ने जो कुछ भी सुभाष चंद्र बोस से कहा वो आज भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। नीरा ने कहा था कि वो अपने देश की आज़ादी और अपने फ़र्ज के रास्ते में किसी को भी नहीं छोड़ेगी, फिर वो चाहे जो भी हो। ये किस्सा उस ज़माने में बहुत चर्चा में रहा और लोगों ने नीरा को वीरंगना कहना शुरू कर दिया था। नीरा अपना काम और अपना फ़र्ज निभाती रही और इसी बीच उनका भाई भी क्रांतिकारियों की फ़ौज में शामिल हो गया। 1945 में एक रोज़ खबर सामने आई कि एक हवाई हादसे में नेताजी की मौत हो गई। इसी खबर ने आज़ाद हिंद फौज में खलबली मचा दी। कई लोग मायूस हो गए थे, लेकिन देश में माहौल आज़ादी के अभी बनने लगा था। ये बात हर गली हर चौराहे पर होने लगी थी कि अंग्रेज अब भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने जा सकते थे। इसी बीच ये खबरें तेज़ी से आने लगी कि आज़ाद हिंद फौज के कई सैनिकों ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जिन आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने सियासी नेताओं के कहने पर अंग्रेज़ों के सामने समर्पण किया, उन सभी पर 1945 से लेकर दिसंबर 1946 तक दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला और उन लोगों में एक नीरा आर्य भी थी। अंग्रेज हुकूमत ने इस मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के तमाम सिपाहियों को बरी कर दिया, ये सोचकर कि अब इस फौज का असली कमांडर तो रहा नहीं, लिहाजा अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक सिपाही को इस मुकदमे में बरी नहीं किया गया था और वो थी नीरा आर्य। देश की पहली महिला जासूस। असल में नीरा आर्य पर न सिर्फ जासूसी का इल्ज़ाम था और न सिर्फ आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने का इल्ज़ाम था, बल्कि एक अंग्रेज पुलिस अफसर के कत्ल का संगीन इल्ज़ाम भी था, जो कि इत्तफाक से नीरा आर्य के पति भी थे। CID इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास नीरा आर्य को अंग्रेज अदालत ने उस समय सबसे बड़ी सज़ा यानी काला पानी की सज़ा सुनाई गई। अंडमान निकोबार में काला पानी की सज़ा के वक्त किस्सों का नीरा आर्य ने खुद अपनी किताबों में दर्ज किया है। बेहिसाब तकलीफ़ सहने और अंडमान की जेल के जेलर्स की ज़्यादती सहने के बाद, देश की आज़ादी के बाद जब काला पानी में उम्र कैद की सज़ा काट रहे कैदियों को हिंदुस्तान की हुकूमत ने रिहाई दी, तो उसमें नीरा आर्य भी एक थी। जेल से रिहाई के बाद नीरा आर्य एक गुमनाम ज़िंदगी जीती रही। खबर है कि उसी गुमनामी ज़िंदगी के दौरान वो भटकते भटकते हैदराबाद पहुंच गई थी। बताया जाता है कि नीरा आर्य आखिरी के दिनों में वो फूल बेचा करती थी। इसी दौरान उन्हें पहचान कर, उन्हें सरकारी मदद देकर उनका भला करने में जब भी लोग आगे आए, तो नीरा आर्य ने यह कहकर हर एक मदद ठुकरा दी कि उन्होंने जो भी कुछ किया था वो अपने देश के खातिर और अपने फ़र्ज़ के खातिर किया था। क्या अजीब इत्तेफाक है, नीरा आर्य हैदराबाद में जिस इलाके में एक झोपड़ी में रहा करती थी, उस इलाके के बाद कुछ सरकारों ने यह कहकर तोड़ दिया कि ये कच्ची कॉलोनी अवैध है। ऐसा भी नहीं है कि उस दौरान के लोग नीरा आर्य को जानते या पहचानते नहीं थे, क्योंकि आसपास की कई महिलाओं को जब नीरा आर्य के बारे में पता चला तो वो उन्हें सम्मान देते हुए पैदम्मा कहकर पुकारती थी। पैदम्मा असल में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पैदा और अम्मा, जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ी माँ, सर्वोच्च माँ। बहरहाल आखिरी वक्त पैदम्मा यानी नीरा आर्य ने हैदराबाद में बेहद गरीबी और मुफसली में गुजारा और 26 जुलाई 1998 को हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में नीरा आर्य और देश की पहली महिला जासूस ने आखिरी सांस ली। जय हिंद।